मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है। उन्होंने कुछ डिफिनेशन दिया है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि एक कोई स्टार्टअप होगा, कंपनी कोई स्टार्टअप होगी। साथ ही साथ ये फीमेल को एम्पावर करने का भी काम करता है। अभी नेस्कॉम का जो डाटा रिसेंट में आया, अभी मार्च में आया था, उन्होंने उसमें दिखाया कि अगर यूनिकॉर्न्स देख रहे हैं तो उसमें से अगर 17% अगर हम देख रहे हैं तो उसमें से फीमेल लेड को फाउंडर या फिर हमने ये तो देख लिया कि इतिहास क्या है, लेकिन अब हम ये देखना चाहेंगे कि आज के टाइम में हमारी सरकार, हमारा देश इसके बारे में क्या सोचता है, उनका रुझान क्या है, हमारी नीतियों में क्या है। सबसे बढ़िया मैं जो एग्जांपल देना चाहूंगा, आप जिस पे मुझे फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ और मुझे जो चांस मिला है वो है जीएसटीएस फीस है। मैं कहना चाहूंगा नॉन प्रॉफिटेबल है, एजुकेशन के फील्ड में है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये भी हम देख सकते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल है और शुरुआत की गई है। First, I would like to thank this GSTS platform and member associated with it. Thanks to the guest of honor, Dr. Anirudh Prasad sir, for being here for my talk. I feel myself fortunate to present my views today through this platform. So, with this here, I am Adarsh Pandey from Uttar Pradesh. I have done my graduation and masters in economics from University of Allahabad, main campus. Presently, I am pursuing B.Ed from Regional Institute of Education, a constituent unit of NCERT, Ajmer. Today, I am here to give my talk on the topic Startup Ecosystem in India, the rise of startups. And further, for the better understanding and insight of my topic, I have divided my talk in the following objectives. Firstly, we will start by having an understanding about what startups are and how they evolve over a period of time. Next, we will see why startups matter to India and world. Next, we will move to the factors responsible for emergence of startups and the hurdles to its growth in India. Next, we will discuss the changes in the government policies. Further, we will take some case studies and also the myths associated with it. And in the concluding lines, we as a speaker and some suggestions what are my perspectives to the future paths. So now, what startups are? We all know the proverb that there is always a better way to solve any problem. यानी कि किसी भी समस्या को हल करने का हमेशा एक बेहतर उपाय, एक बेहतर विकल्प मौजूद होता है। इसी बेहतर उपाय को इनोवेशन कहा जाता है और जब यह बेहतर उपाय व्यवसाय का रूप ले लेता है तो यह व्यवसाय स्टार्टअप कहलाता है। अब बात आती है कि अगर स्टार्टअप हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास से किसी फैमिली या फ्रेंड्स या फिर जो भी कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, हम उससे कुछ फंडिंग की हमें नीड होती है। तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखना चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट, ये तो ओवरऑल हमने देखा कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि एक स्टार्टअप कब होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है। उन्होंने कुछ डिफिनेशन दिया है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि एक कोई स्टार्टअप होगा, कंपनी कोई स्टार्टअप होगी। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस कंपनी का इंडिया में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो इसेंशियल पार्ट है। दूसरा, उस एंटिटी का या फिर वेंचर कंपनी का कभी भी 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए शुरुआत। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल ईयर में जो भी उसका टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आगे हम ये देखना चाहेंगे कि स्टार्टअप इंडिया के लिए या फिर वर्ल्ड के लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैटर क्यों करता है, क्यों इसकी आवश्यकता हमको पड़ी। हम जो सबसे बड़ा फैक्टर हम अपने आसपास आजकल देखते हैं कि हम इनइक्वलिटी देखते हैं।
कि रिच अगर हैं तो रिचर आर, हम अपने आसपास देखेंगे या फिर कंट्री में या फिर वर्ल्ड में, क्यों वही शुरुआत कर सकते हैं। अभी हम बाद में भी मिथ में भी देखेंगे इस चीज को कि इनइक्वलिटी को ये ब्रेक डाउन करता है। अगर हम देखते हैं कि इनइक्वलिटी जो समाज में या वर्ल्ड में या वर्ल्ड कहीं पे है कंट्री में, तो वो इसको कम करता है। मीन्स इसके साथ ही साथ बैलेंस डेवलपमेंट को भी लेके आता है। मीन्स अगर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली का है तो वो भी एक शुरुआत कर सकता है। तो हम इसके देख रहे हैं कि एक जो डेवलपमेंट है, अगर कोई मिडिल क्लास का है एक, तो वो भी एक अपलिफ्ट हो रहा है और उस एक ग्रोथ में बराबरी लेके आ रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जॉब क्रिएशन भी डेवलप हो रहा है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि मान लीजिए एज ए इंडिविजुअल मैं हूं और मैं एक कोई जॉब शुरू, एक कोई मैं कंपनी शुरू कर रहा हूं। मेरा कोई एक आइडिया था, एक नया आइडिया था जिसको मैंने शुरू किया, और तो मैं केवल केवल स्वयं के लिए मैं केवल प्रॉफिट, या फिर मान लीजिए कि मैं ऐसे नहीं शुरू कर रहा हूं कि केवल मेरे लिए होगा, वो मैं सोसाइटी के लिए और साथ में वो तो होगा ही वर्ल्ड के लिए, साथ ही साथ वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी लेके आएगा। हमें ह्यूमन कैपिटल की भी नीड पड़ेगी। इसके साथ हम देख रहे हैं कि केवल केवल जी हम स्टार्टअप्स जो होते हैं वो इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में भी जाने जाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी को। अगर हम स्टार्टअप्स को देखें, किसी भी कंट्री में अगर स्टार्टअप बूम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो अभी कोविड टाइम में हमने देखा इस चीज को कि काफी हमको फायदा इकोनॉमी को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो कंट्री का जो फॉरेक्स है उसके इनफ्लो को ये बढ़ाता है। अगर एफडीआई हमको काफी तेजी से हमारी बढ़ती है। जो एक और इम्पोर्टेंट मैं जोड़ना चाहूंगा कि साथ ही साथ ये फीमेल्स को एम्पावर करने का भी काम करता है। अभी नेस्कॉम का जो डाटा रिसेंट में आया, अभी मार्च में आया था 2023 में, हमने देखा कि उन्होंने उसमें दिखाया कि अगर कोई एक कोई वेंचर अगर शुरू हो रही, कोई हम अगर देख रहे हैं यूनिकॉर्न्स देख रहे हैं, तो उसमें से अगर 17% अगर हम देख रहे हैं तो उसमें से फीमेल लेड को फाउंडर या फिर फाउंडर हैं। हमने इस चीज को देखा अभी रिसेंटली। अगर हमने ये चीज देखा तो हम आगे देखना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब होती है या फिर इसका एक ग्रोथ का एक ट्रांजिशन पीरियड क्या रहा, हम ये चीज देखना चाहेंगे। जो मैं जो बात करने जा रहा हूं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि शुरुआत यहीं से हुई। यहां से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहां से एक बूम, एक ग्रोथ जो हाई लेवल का रहा वो देखने को मिला। तो एक नाम जो हम शुरुआत देखते हैं स्टार्टअप्स की दुनिया में, अगर शुरुआत अगर देखते हैं, जो एक बूम दिखता है वो है डॉट कॉम बबल, जिसे हम टेक बबल के नाम से भी जानते हैं। ये लेट 90s में और बिगिनिंग ऑफ 2000 में शुरुआत इसकी होती है। तो हम इस समय देखते हैं कि जितनी भी टेक इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेट 90s या शुरुआत में जो होता है उसमें वो सभी अपने जो एक्सटेंशन होती हैं वो डॉट कॉम यूज करती हैं। और क्योंकि उस समय जो भी टेक इंडस्ट्रीज होती हैं वो बूस्टअप काफी तेजी से बढ़ रही होती हैं। चाहे हम उस समय गूगल जो हम आज का सर्च इंजन देख रहे हैं 1997 में आता है, या फिर हम फेसबुक को देखें सर्च इंजन को, या इसके अलावा और सारे जो इनिशिएटिव जो मेटा के समय आज के टाइम में जो मेटा कंपनी हो गई है, तो अगर देखें तो सभी का जो इवोल्यूशन होता है हम देख रहे हैं इसके आसपास ही होता है। जो शुरुआत एक बूम देखने को मिलता है। अब ये तो हमने वर्ल्ड में देखा, और शुरुआत में जब हम देखते हैं तो यूएसए में देखते हैं कि सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया का है वहां पे इनकी शुरुआत होती है। अब अगर हम इंडिया में देखना चाहें तो इंडिया में इसका शुरुआत कैसे होता है, उसका कुछ हम फेज बूम कहां मिलता है इसको हम देखना चाहेंगे। तो जब शुरुआत एक टर्निंग पॉइंट आता है 90s के समय में, जब राजीव गांधी जी रहते हैं उस समय के देन प्राइम मिनिस्टर, और एलपीजी आता है, लिबरलाइजेशन, या फिर हम देखते हैं रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं। तो उस समय 1980s में ही नेस्कॉम लॉन्च किया जाता है। और इसका टास्क जो ये जो कंट्रीज में एक डिजिटल इंडस्ट्री होती है वो उसको एक बूम देता है, यहाँ से एक शुरुआत होती है। और लैपटॉप्स भी हम देखते हैं, जो भी डिजिटल इंडस्ट्रीज हैं यहाँ से एक शुरुआत होती है। इसके साथ अगर हम देखें तो 2008 में हम देखते हैं कि एक इकोनॉमिक रिसेशन आता है, हम देखते हैं एक, तो उस समय आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर जो भी जॉब कर रहे होते हैं उस समय उनको फायर किया जा रहा होता है। हमने भी रिसेंट केस में इसको भी देखा, कोविड टाइम में हमने भी देखा कि कोविड टाइम में
हमने देखा कि बहुत सारे चाहे हम बायजूस में देखें या फिर फेसबुक में देखें, ट्विटर में देखें, हमने कई सारी जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड हमने देखा कि पैंडेमिक के बाद या ड्यूरेशन में बहुत सारी कंपनी से एम्प्लॉयज को निकाला गया, तो उन्होंने एक नए नए या तो जॉब ढूंढे या नए माध्यम को ढूंढा। तो हमने जैसा कि पीछे बात भी किया था, हमने देखा था कि स्टार्टअप क्या होते हैं, तो उन्होंने नए नए तरीके ढूंढे। तो इन्हीं तरह से कुछ एक शुरुआत हमारी कंट्री में भी होता है। हम देखते हैं तो पहला हमको जो प्राप्त होता है, हम देखते हैं यूनिकॉर्न, वो इन मूवी रहती है 2011 में हमको प्राप्त होता है। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं तो जोमेटो, पॉलिसी बाजार, इन सबको देते हैं तो फोन होते हैं। गवर्नमेंट, हमने ये तो देख लिया कि इतिहास क्या है, लेकिन अब हम ये देखना चाहें कि आज के टाइम में हमारी सरकार, हमारा देश इसके बारे में क्या सोचता है, उनका रुझान क्या है, हमारी नीतियों में क्या है, हमारी जो राज्य सरकारें या लोकल गवर्नमेंट है वो क्या सोचती है हमारे लिए, स्टार्टअप्स के लिए। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो देख रहे हैं कि पॉलिसी में एक चेंज आया। जो हमारे यहाँ नीति आयोग आता है तो 2015 में हम देखते हैं, तो वहां पे एक कोर सेंटर में रहता है कि हम अपनी कंट्री में अब एक नई शुरुआत करेंगे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ होगा। इसके साथ हम और जो बात होती है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही लेवल पे हम देखते हैं, या लोकल गवर्नमेंट भी हम देख सकते हैं कि एज अ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट हम देखते हैं इन स्टार्टअप्स को। इसके लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। जैसे उस कुछ स्कीम्स को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि उसमें से स्टार्टअप इंडिया को हम देखते हैं 16 जनवरी 2016 में लॉन्च होता है। इसके साथ समृद्ध स्कीम जो है वो 2023 में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका काम होता है कि प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें, जो भी स्टार्टअप के यूनिकॉर्न्स हैं या फिर जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट को कैसे बूस्ट करें, इस पर इनका ध्यान इस स्कीम में है। रिसेंटली हम स्कीम को देख सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को हम देखते हैं कि 16 जनवरी 2021 में लॉन्च होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च होती है। इसके अंडर में हम देखते हैं कि एक बैंक लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है मुद्रा बैंक। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। यहां से एक शुरुआत होती है, एक बैंक और हम ओरिएंट करते हैं कि अगर एक कोई अगर चाहता है कोई स्टार्टअप शुरू करना, तो यहाँ पे भी एक वो बढ़ सकता है लेके। हम अपने आसपास देखे होंगे, हमने स्कूल्स में जाके देखा होगा कि जो बच्चे हैं अभी, क्योंकि हमारी एनईपी 2020 भी ये बात करती है कि हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, क्लास 6 से ही शुरुआत कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हर जगह हम देखते हैं कि अटल टिंकरिंग लैब को देखते हैं। तो जो इसके और इसमें देखते हैं तो इसका इनिशिएटिव जो शुरुआत करने का था, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा जो नीति आयोग शुरू करता 2015 में लॉन्च करता है, उसमें ये शुरुआत होती है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चों में, उनका आउटलुक क्या है, उनको हम स्टार्टअप, उनका क्या थिंकिंग है उसको हम देखें। अब हमने पीछे जो भी बातें की, लेकिन अब हम ये देखना चाहेंगे कि आज के समय में हम कहां खड़े हैं, हमारा भारत देश कहां खड़ा है, किस और हमारे यहाँ कितना सेक्टोरियल अगर हम देखें तो उनका परसेंटेज क्या है, हम ग्रोथ क्या कर रहे हैं, इन सब के हम बारे में थोड़ा देखना चाहेंगे। तो यूएसए और चाइना के बाद हम अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें जो हम देते हैं अपने स्टार्टअप को, पूरे वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव को देखा जाए तो उसके अनुसार हम तीसरे पायदान पर आते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखें तो जो इनोवेटिव जो क्वालिटी टाइप जो हम स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं, या फिर क्वालिटी जो साइंटिफिक हम दे रहे होते हैं, मिडिल इकोनॉमीज जो इंडस्ट्रीज की हैं, उसमें भी हम एक रैंकिंग में सेकेंड नंबर पे आते हैं। 56 डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम देखते हैं कि एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीजें हैं जो डेवलप हो रहे स्टार्टअप में, स्पेशली 13% हम आईटी सर्विसेज में देखते हैं, 9% हेल्थ सेक्टर में देखते हैं, एंड लाइफ साइंसेज में 7% हम एजुकेशन में, 5% एग्रीकल्चर एंड 5% फूड एंड बेवरेजेस में हम देखते हैं। एज ऑफ नाउ जैसा कि आंकड़ा प्राप्त हुआ है, तो अंटिल 31 मई 2023 को जो स्टार्टअप हमारे यहाँ जो यूनिकॉर्न्स हैं वो 108 यूनिकॉर्न्स टोटल वैल्यूएशन के साथ, दैट इज
340.80 बिलियन यूएस डॉलर के साथ हमारे यहाँ हैं। अब हम अगर देखें तो ग्रोथ क्या रहा, जैसा कि हमने कहा कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ रहे हैं कि ग्रोथ क्या रहा हमारे देश में, अगर क्या कैसे चीजें ग्रोथ हुई हैं। अभी हमने जो डाटा लिया मिनिस्ट्री से वो 2015 से 2022 तक अभी लिया है। हम एक चीज देख रहे हैं कि इस 7 सालों में हमने देखा, जो भी एक समय रहा टाइम पीरियड, उसमें हमने देखा कि जो टोटल फंडिंग है स्टार्टअप की, उसमें 15 गुना हमने देखा बढ़ोतरी हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ही साथ जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या में हम देखते हैं 9 गुना इंक्रीजमेंट हमने देखा है। अब आगे हम देखें कि कुछ आंकड़े हम देखना चाहेंगे, अगर ग्रोथ हुआ है तो हम 2021 का हम डाटा लेना चाहेंगे कि 2021 में टोटल वैल्यूएशन दैट इज 93 बिलियन यूएस डॉलर के साथ जो 44 यूनिकॉर्न्स हमारे यहाँ एक बॉन्ड हुई, हमने देखा 2021 में। इसके ऐसे ही हमने देखा 21 यूनिकॉर्न हमारे यहाँ 2022 में हमने देखा बॉन्ड हुई। अब हमने ये देखा कि हमारा ग्रोथ क्या है, हमने ये तो जान लिया, क्या पीछे हमारा स्थान क्या, हमने ये देख लिया, हमारे यहाँ सेक्टोरियल क्या है हमने ये देखा, वैल्यूएशन क्या ये देखा, लेकिन एक्चुअली वो साइट्स क्या है, वो एरियाज कहाँ है। क्योंकि हम कहीं भी अगर एज इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमी की तरह देखते हैं तो हम ज्यादातर ये देखते हैं कि हमको प्रॉफिट कहाँ होगा, ज्यादातर जो ओरिएंटेड होता है। नॉट एग्जैक्टली हमेशा हम हमेशा नहीं देखते हैं, पूरा तो नहीं होता है, कभी कभी नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी होता है, लेकिन हमको कॉस्ट कहाँ कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ कम लगेगा, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम देखते हैं हमको बेहतर विकल्प कहाँ, हमको सुविधाएं कहाँ मिलेंगी, ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जो सिलिकॉन वैली है इंडिया की, दैट इज बेंगलुरु, जो वो स्टार्टअप कैपिटल के रूप में आज भी कंट्री के टॉप नंबर पे है, जो 2022 का हमें आंकड़ा प्राप्त हुआ है। तो इसके साथ ही साथ हम देखें तो केवल बेंगलुरु नहीं, इसके साथ हम देखते हैं कि दिल्ली और मुंबई भी एक इमर्जिंग हब के रूप में आ रहे हैं। और कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर टॉप 10 अगर स्टार्टअप की हब की इंडिया में बात करें तो हम देखते हैं कि चेन्नई 198, हैदराबाद 180 एंड अहमदाबाद 74, जयपुर इवन जयपुर 53, कोलकाता 42 एंड गोवा 20 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स को हम देखते हैं या हब के रूप में वो उभर के आ रहा है। और इसके हम ये और भी देख सकते हैं कि हम जैसा जैसा पैंडेमिक देखा हमने और सिचुएशन हो रहे हैं, वैसे अलग अलग डाइवर्स हमारी कंट्री में हम देख रहे हैं, एरियाज में हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज में हम देख सकते हैं। अब हमने ये तो देखा, लेकिन अब आगे हमको ये देखना है कि ऐसे कौन से चीजें हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमारे यहाँ एक एक डेवलप करते हैं हमारी कंट्री में, हम देखना चाहेंगे। तो हमने रिसेंटली देखा कि इंडिया ने अभी चाइना को पॉपुलेशन में पीछे छोड़ा, लेकिन अगर हम हमारे पास जो टैलेंट है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ यूथ है, हमने देखा अगर चाइना किसी को भी देखें, जापान को देखें, उसकी अपेक्षा या वर्ल्ड में कहीं पे, लेकिन इंडिया को देख कहा जाता है कि हम यूथ के, हम कहें युवा देश है, हम कहा जाता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम यूज कर पा रहे हैं, ये हम आई थिंक कहीं ना कहीं एक फैक्टर हमारे लिए अच्छी बात है जो हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम इस कोविड टाइम में हमने देखा कि इंटरनेट यूजर्स या फिर सेलफोन यूजर्स हम देखते हैं काफी तेजी से बढ़ोतरी आई, या फिर हम पेमेंट देखते हैं भीम यूपीआई या किसी भी फील्ड में हम देखते हैं काफी बढ़ोतरी हमको देखने को मिली, एक इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिला। इसके साथ साथ हमने कोविड टाइम में ही देखा, इसके पीछे भी देखा कि प्रेफरेंसेस जो लोगों कंज्यूमर्स के हैं, जो उपभोक्ता है, उसकी क्या प्रेफरेंसेस बदल रही हैं, आउटलुक बदल रहा है, किसी चीज को देखने का पर्सपेक्टिव बदल रहा है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो हमारी कंट्री में एक डेवलप करता है, इकोसिस्टम को बूस्ट देता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी कंट्री या देश के लिए अगर वर्ल्ड में देखें तो सोसाइटल परसेप्शन क्या है, अगर इंटरप्रेन्योरशिप अगर देखें तो लोगों का दृष्टिकोण क्या है उसकी तरफ, जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं कहूंगा कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसा हमने कहा कि फीमेल्स लेड अगर हम देख रहे हैं 17% का बात किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम एक चीज जो बात करते हैं फीमेल्स का, हमने पीछे भी कहा, तो कहीं ना कहीं इससे हम देख सकते हैं कि लोगों की आउटलुक एक बदल रहा है, हमने देखा। इसके साथ गवर्नमेंट की
जो स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है या फंडिंग प्राइमरी स्टेज में हम देखते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में स्टार्टअप को एक बूस्टअप दे रहा है। इसके साथ जो पॉलिटिकल विल है वो काफी हम स्ट्रांग हम देख रहे हैं इस चीज में अगर देखें तो, क्योंकि अपने आसपास हमने अभी रिसेशन जो भी अपने आसपास कोविड टाइम में देखा या उसके बाद देखा जो फैक्टर्स हुए, हमने देखा कि उस समय चाहे श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान या कहीं अदर ऑल ओवर द कंट्री वर्ल्ड देखें तो वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे अगर स्टार्टअप या कोई कंपनी शुरू करना चाहती है तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एक कहीं ना कहीं फैक्टर हमें लगता है कि पॉलिटिकल विल भी इंपॉर्टेंट होता है या वहां पे स्टेटस क्या पॉलिटिकल का, क्योंकि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म 90s का समय देख सकते हैं कि वहां पे कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जो टर्मोइल हमने उस समय देखा था। अब आगे हम देखेंगे कि हर्डल्स क्या हैं, स्टार्टअप हमारी कंट्री में है या इम्पेडिमेंट्स क्या हैं जो स्टार्टअप को हमारे ग्रोथ है उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जो अगर हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम शुरुआत में बात किया था कि स्टार्टअप अगर हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट होती है फंडिंग की हमें नीड होती है प्राइवेट स्टेज में। अगर मान लीजिए एक बच्चा है, अगर वो चल रहा है तो उसे उंगली पकड़ के सबसे पहले उसे चलाने की जरूरत पड़ती है, उस उंगली की सहारे की जरूरत पड़ती है तो इस तरह ही हम देखते हैं कि एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बड़ा फैक्टर है। इसके साथ अगर जो दूसरा हर्डल आता है, अगर हम प्रॉब्लम जैसे क्रिएट होता है, वो डिजिटल लिटरेसी या फिर डिवाइस या जो हम प्रोडक्ट देने वाले हैं, क्या वहां पे वो चीज मैटर करती है, वो लोग अवेयर हैं, वहां की पॉपुलेशन जानती है या कंज्यूमर उसको कंज्यूम करना चाहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको समझने की जरूरत है। और जो आज के टाइम में हम कोविड टाइम में या उसके पहले भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन जो इंडिया के लिए भी कंसर्निंग इशू है, काफी लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। एक जो फैक्टर है हम देख रहे हैं कि अगर जो हम बाहर देख रहे हैं, अगर वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, अगर वो टैलेंट यहाँ पर होता तो एक सोचने वाली बात है कि शायद कुछ यहाँ पे भी वो चीजें डेवलप हो सकती हम देख सकते थे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टार्टअप हम अगर हम शुरू कर रहे हैं तो क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का दे पा रहे हैं या फिर नहीं। इसके साथ साथ जो रेगुलेटरी जो कोई प्रॉब्लम उसमें परेशानी आती है या फिर नहीं, अगर मान लीजिए स्टार्टअप में शुरू करना चाहते हैं तो अगर टैक्सेस में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है या कोई प्रॉब्लम है उसमें या कोई पेपर वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इन सबके प्रॉब्लम की वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक थोड़ा सा अगर इसमें कोई इशू है तो इसे सिंप्लीफाइड करने की जरूरत है। अगर प्रॉब्लम आती है तो ये ग्रोथ को प्रॉब्लम करते हैं। अब हम जो आगे देखना चाहेंगे कि कुछ केस स्टडीज को लेंगे जिसमें सबसे सबसे पहले हम सक्सेस को देखना चाहेंगे। तो हमने अभी फिजिक्स वाला को देखा कि फिजिक्स वाला जिनके को फाउंडर एंड सीईओ हैं अलक पांडे जी, वो 2014 में वो यूट्यूब चैनल से इसकी शुरुआत करते हैं। ये एक एडटेक कंपनी है जो एक यूनिकॉर्न के रूप में, वन नॉट फर्स्ट यूनिकॉर्न के रूप में ये उभर कर आई है, हमने देखा। और ये वैल्यूएशन है वो 1.1 बिलियन यूएस डॉलर है। और साथ अब हम अगर बात देखें कि अगर ये कौन से फैक्टर्स थे जिसने अगर हम देखें कि फिजिक्स वाला या फिर इसको जो एडटेक कंपनी थी इसको बूस्टअप किया, तो शुरुआत तो 2014 में होती, लेकिन हमने जो बूम पीरियड देखा जो कोविड का टाइम होता है, लोगों ने जो भी था, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, लोग भाग रहे थे किसकी तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे थे। तो जो भी पढ़ाई, ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ना छोड़ देंगे, तो हमने एक ऑप्शन ढूंढा, जैसा कि हमने इनोवेशन की बात की थी, तो इन्होंने उसके दिशा में आगे उसमें बढ़े और एक बूस्ट इनको दिखा। उस समय हम देख रहे हैं सबसे बड़ा बूस्ट जो हमको दिखा, तो एक कहीं ना कहीं वो फैक्टर एक इनके वेटेज रहा। एक मैं कहना आज के टाइम में देखें तो सबसे ओनली प्रॉफिटेबल अगर हम देखें कि जो कमाने वाली एक यूनिकॉर्न कंपनी हम देख रहे हैं, जो हम अपने आस-पास देखें कि जो 8 अगर इतने कम समय में हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, चाहे वेदांतु है, बायजूस हैं, जो अपग्रेड है, इन सभी में इसने क्या किया, एक अपना स्थान बना लिया। और इनके पास बहुत सारे अगर देखें 20 सेंटर्स हैं एंड इन 18 सिटीज एंड 10,000 अगर इनरोल्ड स्टूडेंट्स की बात करें 2022 एंड 23 एकेडमिक ईयर में इनरोल्ड हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम अगर देखना चाहें तो खान एकेडमी है, या फिर हम जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एमबीए चाय वाला हम देख सकते हैं, या हम अपने आसपास भी कहीं भी देख सकते हैं कि अगर बाहर निकले तो शुरुआत हो सकती है, इससे हम सोच सकते हैं।
सबसे बढ़िया मैं जो एग्जांपल देना चाहूँगा, आप जिस पे मुझे फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ और मुझे जो चांस मिला है वो है जीएसटीएस, ग्रेजुएट टॉप, जो टॉप सीरीज है, मैं कहना चाहूँगा नॉन प्रॉफिटेबल है, एजुकेशन के फील्ड में है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये भी हम देख सकते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल है और शुरुआत की गई है। तो हम सक्सेस की अगर बात करें तो हमारे आसपास आप देख सकते हैं कि एक शुरुआत छोटे से लेवल पे भी हम शुरुआत कर सकते हैं, नॉन फंडिंग भी कर सकते हैं अगर ना हो। अगर हम फेलियर्स की बात करते हैं, फेलियर्स अगर आसपास अपने हम अगर देखते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखते हैं वो अपने हम रिसेंट टाइम में बज भी रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बजिंग टाइम रहा है कि हम बायजूस को देखते हैं, हम उसका एग्जांपल लेना चाहेंगे क्योंकि वो काफी बजिंग टाइम रहा है इस समय न्यूज में। तो उस समय हम जो रविचंद्रन जी, बाजू रविचंद्रन जी हैं, हम देखें कि एक शुरुआत था कि उस कहाँ से कहाँ पहुंच के, चाहे एडवर्टाइजमेंट, उसके ब्रांड ब्रांड एडमिनिस्टर देखें तो शाहरुख खान जी रहते हैं और बहुत सारी चाहे क्रिकेट हो या एजुकेशन हो, वो बहुत सारी जो एजुकेशन की टेक जो रहती हैं उन इंस्टीट्यूट, उनको वो क्या कहते हैं बाय कर लेते हैं, एक ह्यूज कंपनी में हो जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि जो उनकी ऑडिटर रहती है डिलॉयट एंड हॉकिंस एंड सेल्स, जो एल रहते हैं, जो उस समय रिजाइन कर चुकी है, उनका ये कहना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन टाइम डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने डिले किया। तो ये कुछ चीजें हम देख रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, गवर्नमेंट ने भी अब जांच के आदेश दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये भी समझने की बात है, अगर स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं तो उनका क्या है, उनका ग्रोथ क्या है, अगर कहीं कहीं ना कहीं एक क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अब कोई इसके कोई एविडेंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। मूव फर्दर, हम देखते हैं कि मिथ बहुत सारे हैं, हम मिसकंसेप्शन को देखते हैं अपने आसपास की। जब भी कोई हम शुरुआत होती है तो क्या करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एक चीज में वो सही हो, कहीं ना कहीं हर वो गलत हो सकता है। ऐसे ही हम देखते हैं स्टार्टअप के लिए भी बहुत सारी हमारी सोसाइटी में, हमारे आस पास हम देख सकते हैं कि मिसकंसेप्शन मतलब हम देख सकते हैं बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि वो कौन से कंटेनमेंट जो करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को, जो सबसे बड़ा फैक्टर हम देखते हैं कि हम ये चीज देख रहे होते हैं कि मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल, केवल मनी ही सब कुछ है। तो इसका जो भ्रम है ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये मैं बिल्कुल इससे कहना चाहूंगा कि केवल 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 मनी केवल इंपॉर्टेंट नहीं कैपिटल के रूप में, उसके अलावा नेटवर्क कैपिटल, या फिर हमारे रेपुटेशन क्या है, या सिक्योरिटी हम दे पा रहे हैं नहीं, या दे पा रहे हैं, या फिर हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या, इन ये सभी चीजें अगर हम देखें तो ऑल ओवर मैटर करती हैं किसी भी अगर स्टार्टअप का शुरू होना है। इसके साथ हम देखते हैं जैसा कि हमने पीछे मैटर किया कि केवल हम क्या कहते हैं स्टार्टअप क्या है, केवल यंग के लिए केवल इंपॉर्टेंट है, केवल यंग ही कर सकते हैं, एक मिथ है। लेकिन हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, चाहे जिस वर्ल्ड में या फिर अपनी कंट्री में, कि जो एजेड हैं, जो ऐसा नहीं कि शुरुआत में 15 to 35 या फिर 25 में देखिए कि वही शुरुआत कर सकते हैं। हम देख भी सकते हैं शुरुआत हुई है, लेकिन और लोग भी जो एजेड हैं वो लोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आगे कहना चाहूँ कि ग्रेट जो जो बिग आइडियाज होते हैं, जिनके पास रिच होते हैं, या फिर जो बड़े जिनकी थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग, ऐसा कहा जाता है कि जो रिच है फिर वही कर सकते हैं। तो जो बड़े गोल सेट करते हैं, जिनको अंडरस्टैंड, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम अपने आसपास देख सकते हैं कि चाहे एमबीए चाय वाला हो या फिर खान एकेडमी हो या फिर जीएसटीएस को हम देख सकते हैं जो शुरुआत हुई है कि एक छोटे से लेवल से शुरुआत हुई है। तो ये भी एक मैटर। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूँ कि योर एम्प्लॉयज नंबर डजंट मैटर, जो सबसे बड़ा कंसेप्शन बना होता है कि जरूरी, हाँ ये जरूरी है कि एम्प्लॉय होना है, लेकिन अगर एज सोशल मीडिया कोई कंपनी है या फिर कोई ऐसी चीज है, या हम जब शुरुआत करते हैं, जैसे अगर हम देखें जैसे फिजिक्स वाले को हमने देखा तो शुरुआत उन्होंने अकेले किया, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़े। तो जैसे जरूरत होती वैसे जरूरत शुरुआत हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप में कोई जरूरी नहीं कि आपको सभी की जरूरत है, मतलब एक ह्यूज टीम्स की जरूरत है, छोटे से नंबर में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अब रोड अहेड क्या है, या फिर वे फॉरवर्ड क्या है, अगर या फिर मैं क्या सोचता हूं एज अ स्पीकर, हमको क्या लगता है जिसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा आगे की, इस पे कुछ काम करना चाहिए। तो हमने आसपास अपने जितने भी स्टार्टअप्स को देखा, एज ऑफ नाउ ट्रांसफॉर्म, हीज कंपनी में ट्रांसफॉर्म हुई है।
चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आज जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया, ये सभी रिसेशन टाइम में हमने बताया कि हुई, तो ऐसे ही एक बिग आइडिया को लेकर लोग इमर्ज हुए। तो हमारी कंट्री में भी हम देखते हैं कि डिफरेंट इंडियन मार्केट में भी स्टार्टअप के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अगर हम देखें तो ऑप्शंस हैं, तो वो कौन कौन से हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो जो मैं कहना मेरा पर्सपेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जो हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट में एक बूस्टअप होना जरूरी है, क्योंकि हम यूथ कंट्री के देश हैं, तो हमको अगर देखें तो उसमें एक बदलाव की जरूरत है, थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड होने की जरूरत है, जैसा कि हमने कोविड के टाइम से देखा हुआ है। एक बात कंसर्निंग इशू उठ रही है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट में एक इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत है, थिंकिंग की जरूरत है, क्योंकि हम जब प्राइमरी स्टेज में शुरुआत करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा, अगर हमारी पॉलिसीज में प्रेजेंट पॉलिसी लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई अगर उसमें कोई जैसे टैक्सेस हैं या फिर पेपर वर्क वगैरह कोई भी पॉलिसीज हैं, तो उसमें कुछ सिंप्लीफाइड करने की जरूरत है, क्योंकि आसान करने की जरूरत है, क्योंकि आज नीड ये स्टार्टअप को शुरू करने की। दूसरा, हमने अभी कोविड के टाइम में देखा कि बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए जो बच्चों ने किया था। अभी हमने बेंगलुरु से देखा था, लॉन्च भी हुआ, छोटे बच्चे थे, शुरुआत की गई थी मिसाइल से। तो एक हमें जैसे एडल्ट टिंकरिंग लैब की भी हमने बात की, स्पोर्ट्स में इनोवेटिव थिंकिंग की, तो स्पेस इंडस्ट्री में स्टार्टअप की भी जरूरत है। वहां पे भी बच्चों का या हमारा रुझान या जो आज का यूथ है उनकी थिंकिंग डेवलप हो, वहां की तरफ भी सोचें, केवल टेक इंडस्ट्रीज की तरफ केवल सोशल मीडिया वगैरह या फिर एजुकेशन या केवल नहीं है, इसके साथ हमको स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि एक स्पेस में भी एक डेवलप हो रहा है, स्पेस में भी हम सोच रहे हैं। तो स्पेस के लिए भी हमें सोचने की जरूरत है स्टार्टअप के वे में। इसके साथ आज एनईपी 2020 का हमने पीछे बात किया, तो उसके साथ ही साथ शुरुआत से ही अडल्ट थिंकिंग लैब की भी हम बात करते हैं। तो कैरिकुलम में थोड़ा सा हमने बात तो किया, लेकिन मुझे ऐसा और लगता है कि थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में हमारे करिकुलम में डालने की जरूरत है, ताकि बच्चे समझ सकें कि स्टार्टअप क्यों मैटर करते हैं, हमारी कंट्री के लिए उनका क्या मैटर करता है या वर्ल्ड के लिए। तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगला जो मैं कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में प्रमोशन की जरूरत है। प्रमोशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारी कंट्री के जो भी अगर पीपुल देखें या फिर हमारी जो पॉपुलेशन है, वो एक रूरल एरिया में सबसे ज्यादा रहती है, हम देखें। और हम एग्रीकल्चर को जानते हैं कि एज इकोनॉमी का क्या है, एक क्या कहते हैं बैकबोन है, हमने देखा है। तो बैकबोन अगर हमारी सही नहीं होती है, तो उसके लिए भी हमको अच्छा करने का जरूरत है, उसके विषय में सोचने की जरूरत है। लास्ट में कंक्लूड लाइन में मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ कहा जा चुका है स्टार्टअप पे, आप कहीं भी देख सकते हैं, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और फ्यूचर में बहुत कुछ कहा जाएगा और लिखा भी जाएगा। लेकिन इस छोटे से मैं लेक्चर में अगर मैं कहूं कि जितने ऑब्जेक्टिव मैंने लिए थे, मैं उतना कवर करने की मैंने कोशिश की। उन ऑब्जेक्ट्स को लेकर जो मैं चला था उनको थोड़ा सा क्लियर करने का मैंने कोशिश किया है, जो मेरी थिंकिंग थी स्टॉक सीरीज के माध्यम से जो मुझे प्रोवाइड करा गया था। और लास्ट में जो थैंक यू नोट मेरा होगा, मैं जो ड्रू हॉस्टन है, ड्रॉप बॉक्स के जो फाउंडर हैं, उनके द्वारा मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि डोंट वरी अबाउट फेलियर, यू ओनली हैव टू बी राइट वंस। क्योंकि हम चाहे हम इलेक्ट्रिक बल्ब को देखें या फिर जितने भी हमारे इनोवेशन हुए हैं, हमने देखा, हम किसी को भी देखें, तो जो शुरुआत हुई है उनमें हमने देखा कि एक बार केवल सही होने की जरूरत है। चाहे हमने देखा हो कि एक शुरुआत जो होती है कि बल्ब को हम देखते हैं, तो बल्ब की जब इतनी बार चेकिंग करते हैं उसके बाद फिर शुरुआत होती है, या फिर और सारे इन्वेस्टर को देख सकते हैं। बस एक बार आपको सही होने की जरूरत है, तो डरे नहीं, आज से खड़े हों, सोचें। और थैंक यू। मनीष सर, बेसिकली बहुत अच्छा प्रोग्राम है जीएसटीएस आपने शुरू किया है, और आदर्श पांडे आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, और कलेक्शन बहुत आपका अच्छा रहा है इस स्टार्टअप पे। और कुछ चीज़ें आपने बताई कि हाँ, ये स्टार्टअप कब शुरू हुआ, कोविड
समय शुरू हुआ, लेकिन हमारे मनीष सर जो हैं इतने इनोवेटिव हैं और इनका आइडिया आज से नहीं बहुत पुराना है कि बच्चों को एजुकेशन के लेवल में, एजुकेशन सेक्टर में डेवलप करना। और आज से नहीं, 2000 से हम जानते हैं, 2005 से जानते हैं, 6-7 से जानते हैं इनको कि स्पेशली टॉप रख करके क्लासरूम में बच्चों को इंकरेज करने के लिए इनका मतलब जाना जाता है, बहुत टाइम देते हैं एजुकेशन में। और इस तरह का इन्होंने यूटम जीएसटीएस प्रोग्राम डेवलप किया है और इस तरह से लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बेसिकली ये प्रेजेंट करने के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएशन है बेसिकली। थैंक यू मनीष सर एंड योर टीम, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया है और कलेक्शन लोग अच्छा करके आते हैं यहाँ पे, हमने देखा है और लोग से भी सुना है। आपने ये बात कहा कि स्टार्टअप में बेसिकली 2-3 चीज़ें हमने भी देखा है, ग्रास रूट लेवल पे अभी भी कमी है। आपने बड़े बड़े सिटी का तो नाम बताते हैं कि बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे स्टार्टअप वहाँ डेवलप होता है। बेसिकली ये एजुकेशन सेक्टर्स में ज़्यादा डेवलप हुआ है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अभी भी इसमें संभावनाएं हैं जहाँ पर कि हम इसको शुरू कर सकते हैं। और वहाँ से रूरल पीपुल, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आप करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनल बोटलनेक जो है इसी कारण से है ये। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इंटरनेट दे करके और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में और ग्रास रूट लेवल पे इसको स्टार्ट करने की और आवश्यकता है। और ऑल ओवर इंडिया से बेसिकली लोग यहाँ जुड़े हैं और मनीष से प्रोग्राम करवा रहे हैं। इस तरह के और भी इनोवेटिव आइडिया को ग्रास रूट लेवल पे कराया जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स हुआ जहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स है, अभी भी हमारी बैकबोन इकोनॉमी की है जहाँ से डेवलपमेंट की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वहाँ ग्रास रूट लेवल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, रोजगार वहाँ क्रिएट काफ़ी अच्छा हो सकता है और इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये हमारे बहुत अच्छा प्रोग्राम सजेशन रहा है और आदर्श पांडे जी आपका कलेक्शन बहुत अच्छा रहा। मनीष सर आपने इस चीज़ को शुरुआत किया है, बहुत अच्छा हमको सुनने में आया है। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं लोगों को बेसिकली क्या करें बैकअप के लिए कि कम से कम हेजिटेशन लोगों को ना हो प्रेजेंट करने पर। पेपर कैसे प्रेजेंट किया जाता है, आपका आइडिया तो बहुत पुराना है, लेकिन कोविड के टाइम से ये ऑनलाइन जो सिस्टम शुरू हो गया है बहुत अच्छा रहा है। लेकिन आपका तो इनोवेटिव बहुत पहले से ही रहा, आपका स्टार्टअप 2005 से ही मैं जानता हूँ कि आपने हमेशा से बच्चों के हेल्पफुल रहे हैं और हेल्प करते रहे हैं। तो वेरी गुड आइडिया एंड गुड प्रोग्राम और ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 126 प्रोग्राम एंड द गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू।